आइए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और साथ ही एक्सिस कैपिटल के ग्लोबल रिसर्च हेड नीलकंठ मिश्रा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप एक्सिस कैपिटल के होल टाइम डायरेक्टर भी हैं। 2023 से एक्सिस कैपिटल के साथ है, लेकिन उससे पहले 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रहा है। देश दुनिया की सबसे बड़ी एफआईज में से एक क्रेडिट स्विस के साथ में लंबे समय तक आपने एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी और इंडिया स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर लंबा काम किया है। आप प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं। इसके अलावा आप उड़ाई के पार्ट टाइम चेयरमैन भी रह चुके हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, जिनके चेयरमैन साहब का कल ही मैंने इंटरव्यू किया है, आप उसका ट्राई के भी पार्ट टाइम मेंबर रह चुके हैं। और साथ ही साथ आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में दो बड़े दिग्गज संस्थानों के साथ भी काम किया, जिसमें से एक एचयूएल है और दूसरा इन्फोसिस। यानी कि अब तक सारे के सारे बहुत ही बड़े और रेपुटेड असाइनमेंट्स नीलकंठ मिश्रा साहब ने अपने करियर में लिए हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और नीलकंठ सर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही उन्होंने 20 सालों तक बड़े एफआईज के साथ काम किया हो, लेकिन भारत की इकोनॉमी की और एकदम दूर दराज तक की अर्थव्यवस्था पर बड़ी गहरी पकड़ सर रखते हैं। और आज हम बजट पर उनसे यही जानना समझना चाहेंगे। सर सबसे पहले बताएं, समझाएं कि इस साल आपके हिसाब से सरकार का फोकस कहाँ होना चाहिए बजट पर। अनिल जी, हर बार की तरह बुलाने के लिए शुक्रिया। अभी इस साल का बजट, मुझे लगता है सरकार को अपना जो फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप है, जिसमें सरकार ने कहा है कि डेट टू जीडीपी 2031 तक 50% पे ले आनी है सेंट्रल गवर्नमेंट डेट की, वो उस पे आई थिंक सरकार अमल करेगी, उसके उसकी तरफ बढ़ेगी। और मुझे लगता है इस साल भी फिस्कल डेफिसिट रेशियो गिराना पड़ेगा। सो जो 4.4% था वित्तीय वर्ष 2026 में, वो 27 में 4.2% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए कहाँ पड़ता है, उसी आसपास मेरे ख्याल से सरकार टारगेट करेगी। इसके अलावा जब जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर अगला सवाल आता है कि भाई आप टैक्सेस बढ़ाएंगे या खर्च कम करेंगे। और मुझे लगता है कि टैक्सेस बढ़ाने के बहुत आसार नहीं है। बजट में आपको जैसे पता है जीएसटी का डिसीजन मेकिंग साइकिल अलग होता है। कॉर्पोरेट टैक्सेस कम किए गए थे, अब उसका असर फाइनली दिखना शुरू हो रहा है, तो फिर बढ़ाने के की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। वैसे ही पर्सनल इनकम टैक्सेस में और ज़्यादा काटने के भी आसार नहीं है। वैसे कुछ अखबारों में आ रहा है कि शायद वो फैमिली का कलेक्टिव फाइलिंग के कारण कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, बट वो बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं होगा। तो टैक्सेस में आप बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। आपको डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्शन है, बट मेरी उम्मीद नहीं है कि सरकार बहुत बड़ा कदम इस पे अभी लेगी। अ, तो आप फिर एक्सपेंडिचर पे आते हैं, और एक्सपेंडिचर साइड पे मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स का ग्रोथ जो है वो नॉमिनल जीडीपी से अलाइन रखना होगा। 10 से 11% का ग्रोथ रखना होगा। और एक बार ये सब चीज़ें फिक्स हो गई तो फिर आप बाकी चीज़ों पे ज़्यादा खर्च कर नहीं सकते। एक लास्ट का मुद्दा कि अभी 8th पे कमीशन फाइनली नोटिफाई हो गई है, उसके कमेटी मेंबर्स ने काम शुरू कर दिया है। मुझे लगता है अगले वित्तीय वर्ष में FY 28 में सरकार का सैलरीज और पेंशन का खर्चा काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ेगा। उनको अरियर्स भी देने होंगे, क्योंकि 1 जनवरी से जो 8th पे कमीशन का काउंटर चालू हो गया है। तो इस वजह से सरकार अगले साल शायद कंसोलिडेट नहीं कर पाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए इस साल के लिए उनको थोड़ा खर्च जो है अपना कम रखना पड़ेगा। बस ये सब यही मेन मुद्दे हैं मेरे हिसाब से। तो वित्तीय घाटे को काबू में करने के लिहाज से और साथ ही खर्चित जो कि थोड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए कैपेक्स वगैरह थोड़ा सा कम करें। लेकिन क्या कुछ टैक्सेस बढ़ाने का डर है, या इस बार जैसा आप कह रहे हैं कि बदलाव नहीं होगा टैक्स में, यानी कि बदलाव दोनों तरफ नहीं होगा, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे? हाँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसे इक्का-दुक्का हो सकता है। जैसे अब जैसे मान लीजिए सोना और चांदी में मैं आपकी पिछली चर्चा सुन रहा था। तो अब वो उसके दाम बढ़ रहे हैं, उनके दाम बढ़ रहे हैं, उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ गई हैं, स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो हो सकता है कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सरकार थोड़ा बढ़ा दे सोना और चांदी पे।
तो इन सब चीज़ों पे कुछ-कुछ हल्के-फुल्के बदलाव हो सकते हैं, बट बाकी फिर ज़्यादातर जो बड़े टैक्स रेट्स हैं उसमें बढ़ाने की गुंजाइश भी नहीं है। और दूसरा, मुझे ये लगता है कि इस सरकार की पॉलिसी जो आप लास्ट 11-12 साल से देखें, तो यही रही है कि जितने हद तक हो सके टैक्स सर्टेनिटी पे फोकस करो, बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी बदलाव मत करो। तो अगर पिछले साल ही कैपिटल गेन्स टैक्स को रैशनलाइज़ किया गया था, काफ़ी हद तक टैक्स स्लैब्स को रैशनलाइज़ किया गया, तो फिर से वो उसमें बदलाव ज़्यादा करने के का सीन तो मुझे दिखता नहीं। बात है, तो इसलिए टैक्स में बदलाव कम होने के आसार हैं। लेकिन एक चीज़ है सर, इकोनॉमी हमारी तो मजबूत दिख रही है, लेकिन ग्लोबल चिंताएँ काफ़ी, और स्पेशली टैरिफ जो लगा है 50%, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए इस बजट में, या करना चाहिए सरकार को, जिससे कि इस बढ़े हुए टैरिफ का पता नहीं कब तक निपटेंगे इससे, तब तक हम इसका मुकाबला कर पाएँ, इसके लिए क्या करना चाहिए बजट में? एक तो ये देखिए, हमने कल ही एक रिपोर्ट लिखी जिसमें हमने दिखाया कि भाई देखिए, 2022 से 25 तक, वित्तीय वर्ष 2022 से वित्तीय वर्ष 2025, यानी कि ये टैरिफ्स लगने के पहले तक ही हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई थी। और जब से ये 50% टैरिफ लगा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का क्रेडिट, ये एक्सपोर्ट ग्रोथ जो था, गुड्स एक्सपोर्ट ग्रोथ जो था, वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ यूएस का भी, जैसे यूएस को भी उसमें भी काफ़ी ठीक-ठाक ग्रोथ आ गई है, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ेम्प्ट कैटेगरीज़ हैं। बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जहाँ पे कि टैरिफ्स हर देश पे बराबर लगते हैं। वो सेक्शन 232 टैरिफ्स कहते हैं, जैसे स्टील पे अगर अभी सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट टैरिफ्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्रिएट करती है, डिसाइड करती है, अनाउंस करती है कि सी जिस लॉ के अंदर ये टैरिफ लगाए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसको आईईईपीए टैरिफ्स बोलते हैं। तो आईईपीए टैरिफ्स जो हैं, उसके उसका ट्रिगर पॉइंट जो है, मोस्ट लाइकली जब भी सुप्रीम कोर्ट, अभी बस डिसीजन जो है बहुत दूर नहीं है। हमारी उम्मीद है, और लगता है जैसे सरकार के, जो यूएस सरकार के लोग भी बात कर रहे हैं, कि लगता है वो भी सोच के बैठे हैं कि सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये टैरिफ्स चलने ही नहीं वाले। तो आईईपी टैरिफ्स जो हैं वो एनीवे, मुझे लगता है जो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स हैं वो उनको हटा दिया जाएगा। फिर एक स्टैंडर्ड टैरिफ्स रेट आ जाएँगे सब चीज़ पे। और वही जहाँ-जहाँ पे वो कैटेगरीज़ है, वहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स ठीक ही कर रहे हैं। तो हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में ऐसा, जो लोग डरा रहे थे शुरू में, और हम शुरू से कह रहे थे कि देखिए, काफ़ी हमारे जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका को थे, वो कमोडिटी एक्सपोर्ट्स थे। जैसे आप श्रिम्प देखें, तो श्रिम्प के एक्सपोर्ट जो हैं अमेरिका को गिर गए होंगे, बट ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स हैं, वो एक्चुअली बढ़ गए हैं। वैसे ही आप तो इसको कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन, कि आप एक जगह नहीं तो कहीं और बेच रहे हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि बाकी कुछ चीज़ों में जहाँ पे अभी भी नुकसान हुआ है, कुछ लोग काफ़ी कष्ट में हैं, जैसे अपैरेल एक्सपोर्ट्स, तो उसमें थोड़ा ट्रेड डाइवर्जन में समय लगता है, पर मुझे लगता है वो भी अब धीरे-धीरे चालू हो जाएगा। तो इसके कारण बजट के अंदर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका एक बड़ा एविडेंस देखेंगे कि जो आरबीआई ने कहा कि भई अगर कोई एक्सपोर्टर है जिसको डिस्ट्रेस होता है, जिसको स्ट्रेस होता है, तो उसके लोन को हम का ड्यूरेशन या उस पे थोड़ा लीवे दे सकते हैं उसके एनपीए में। एक लिमिट नहीं है उसका। यानी कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो इतने रोबस्ट और रेज़िलिएंट हैं कि उन्होंने ये जो आपदा आई उन पे, उसका जो जो निवारण है उन्होंने खुद से कर लिया। तो मुझे लगता है सरकार को एक काम करना चाहिए, वो एक्सपोर्टर ही नहीं पूरे एमएसएमई सेक्टर्स के लिए कर सकते हैं। वो है क्रेडिट गारंटी स्कीम का एक्सपेंशन। क्योंकि अभी देखिए, हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, सभी बैंक्स के पास कैपिटल है, नॉन बैंक्स के पास कैपिटल है, बॉन्ड मार्केट भी काफ़ी एक्टिव है। तो अभी क्रेडिट ग्रोथ देने की क्षमता जो है इकोनॉमी में काफ़ी बढ़ी हुई है। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर फिस्कल स्पेस नहीं है, तो मॉनेटरी एक्सपेंशन मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो उसमें आरबीआई भी सपोर्टिव है। अब ये क्रेडिट कहाँ जाए? क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे क्रेडिट अगर डालें, तो ये क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी दिन तक सस्टेन की जा सकती है। और ये जगह है एमएसएमईज़। तो अभी जो ईसीएलजीएस स्कीम में जो इतनी बड़ी सफलता मिली सरकार को, कि जब उन्होंने कोविड के बीच में वो गारंटी स्कीम प्रोवाइड की, उसमें खर्चा मात्र 17-18 करोड़ का आया है। और ईसीएलजीएस स्कीम के अंदर 6-7 लाख करोड़ के लोन्स ड्रॉ डाउन हुए थे।
तो अगर बैंकिंग सिस्टम फाइनली क्रेडिट गारंटी को सही से यूज़ करने के काबिल हो गई है, तो सरकार इसका लिमिट बढ़ा सकती है, जिससे कि एमएसएमई क्रेडिट, जो छोटे कारोबारी हैं, उनको ज़्यादा क्रेडिट मिल सके। तो इन सब चीज़ों में सरकार ऐड कर सकती है। केवल एक्सपोर्ट स्पेसिफिक काम एनीवे करना चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट्स ग्रोथ के बिना हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। लेकिन टैरिफ के डर से करने वाले की ज़रूरत अभी मुझे लगती नहीं। क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी चीज़ बजट में हो जिसे आप कहेंगे वाह बहुत बढ़िया बजट आया, कोई ऐसी चीज़ जो आ जाए बजट में तो कहेंगे बजट एकदम कचरा हो गया, खराब हो गया, कोई एक चीज़ जो बहुत अच्छा कर दे बजट को या एक चीज़ बहुत खराब कर दे? अगर सरकार अपना जो जो पीएसयू होल्डिंग्स हैं, इसमें आपको मैं 2 सजेशंस, मेरे हिसाब से मेरी जो 2 आस्क है, हुँ, जो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। एक है कि जो सरकार की पीएसयू होल्डिंग्स हैं, उनको कंसोलिडेट करके एक फंड के अंदर ले आएँ, या एक ऐसी विज़िबल पाथ दें कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइज़ेशन को फिर से फ्रंट बर्नर पे लाया गया है, अभी वो बैक बर्नर पे चल रहा है। तो इससे काफ़ी मुझे लगता है एक्साइटमेंट आ सकता है, क्योंकि सरकार की जो बैलेंस शीट है, वो जितना केवल डेट देखें तो कमज़ोर लगती है, उतनी है नहीं, काफ़ी एसेट्स भी हैं उनके पास। और जब इन एसेट्स को और प्रोडक्टिव कर पाएँ हम, तो उससे इकॉनमी को बहुत फ़ायदा होगा। जो दूसरा बड़ा आस्क है वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो आप देखें कि रेलवेज़ की केपेक्स एब्ज़ॉर्प्टिव कैपेसिटी की जितना, कि अगर सरकार उनको मान लीजिए 50,000 1 लाख करोड़ और भी दे दें खर्च करने को, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को, ज़रूरत है, बट उस तेज़ी से वो शायद खर्च नहीं कर पा रहे हैं। नेशनल हाइवेज़ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, बट पिछले 1 डेढ़ साल से वहाँ पे भी ऑर्डरिंग और टेंडरिंग का पेस जो है वो स्लो हो गया है। तो अगर सरकार को और भी खर्च करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और करने की ज़रूरत है, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर सरकार कोई क्रेडिबल प्लान बना ले, जहाँ पे वो जो अर्बन चैलेंज फंड लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था जैसे, उस अर्बन चैलेंज फंड को अगर हम 2 गुना, 3 गुना कर दें और क्रेडिबली कर दें, मतलब केवल अनाउंसमेंट नहीं, बट ये लगे कि वहाँ पे पैसे खर्च हो सकते हैं और अच्छे से खर्च हो सकते हैं, या नेशनल हाईवे पे काफ़ी, तो ये 2 चीज़ों पे अगर सरकार कुछ अनाउंसमेंट कर दे, तो आई वुड बी वेरी एक्साइटेड। बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके लिए बहुत ही 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें कही कि एक तो सरकारी कंपनियों की होल्डिंग एक ही किसी फंड में ले आएँ और दूसरा साथ ही अर्बन इंफ्रा यानी कि शहरी इलाकों में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की कोशिश करें। नीलकंठ सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, विस्तार से बाज़ार शुक्रिया। और बजट की उम्मीदों पर आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।